हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइन। दरबार हॉल एंड अशोका हॉल के नाम हुए चेंज, प्रेसिडेंट ने की अनाउंसमेंट। लास्ट ईयर मुगल गार्डन का किया गया था नाम चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल एक्टिविटीज पर दिया बड़ा डिसीजन, पुराने डिसीजन को किया चेंज, रॉयल्टी को नहीं माना टैक्स। और यूके एंड इंडिया के बीच हुआ अग्रीमेंट। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी आए थे इंडिया। यूके गवर्नमेंट इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को कर रही है रीसेट। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूज। एनडीए गवर्नमेंट अपनी नाम बदलने की सीरीज में कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड दरबार हॉल एंड अशोका हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप एंड अशोका मंडप कर दिया गया है। नाम बदलने का पर्पस राष्ट्रपति भवन की एम्बियंस में कल्चरल वैल्यूज को इंक्लूड करना है। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज ऑफ द नेम चेंज, दरबार शब्द इंडियन किंग्स एंड ब्रिटिश राज के कोर्ट से रिलेटेड है। जब इंडिया रिपब्लिक बन गया तो इस वर्ड की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। रिपब्लिक इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। उन्हें यह पोजीशन बर्थ की वजह से नहीं दी जाती जैसा मोनार्की सिस्टम में प्रेवलेंट है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल एक ऐसा वेन्यू है जहां कई इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल अवार्ड्स एटसेट्रा। वहीं अशोका हॉल ओरिजिनली एक बॉलरूम था। द लिटरल मीनिंग ऑफ अशोका इज वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सॉरोज। वहीं अशोका इंडिया की मौर्य सल्तनत में फेमस किंग का भी नाम था जो यूनिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक सिंबल है। अशोका हॉल को चेंज करके अशोका मंडप करना अपने ही सिंबल्स का इंडियनाइजेशन करने का एक एक्सरसाइज है। लास्ट ईयर राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। सिमिलरली 2022 में राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच पाथवे का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया था। राष्ट्रपति भवन इज द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक 4 स्टोरेज बिल्डिंग है जिसमें अराउंड 340 रूम्स हैं। 1911 में दिल्ली को इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। उसके पहले कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया गया देन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को इस न्यू सिटी को डेवलप करने का टास्क असाइन किया गया था। तो वायसराय के हाउस के लिए पहले ल्यूटियंस ने दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट के किंग्सवे कैंप को चूज किया, बट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू यमुना ये एरिया फ्लड्स जैसे चैलेंज के लिए प्रोन था। इसके बाद वायसराय के हाउस के लिए दिल्ली के सदर्न पार्ट में लोकेटेड रायसीना हिल्स को चूज किया गया। वायसराय हाउस में स्टे करने वाले फर्स्ट वायसराय इरविन थे। इंडिपेंडेंस के बाद इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेसिडेंस बना दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर एक बड़ा डिसीजन दिया है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, स्टेट्स के पास मिनरल लैंड पर टैक्स इंपोज करने का राइट है। यह डिसीजन कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है। कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्टेड मिनरल पर पेएबल रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं होती। CJI DY चंद्रचूड़ ने 7 अदर जजेस के साथ मेजॉरिटी से यह डिसीजन दिया है। हाउएवर, जस्टिस BV नागरत्ना डिसएग्रीड ऑन दिस। ये मामला मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस की हियरिंग का था। कोर्ट ने इस केस में इंडिया सीमेंट्स वर्सेस तमिलनाडु केस 1989 के डिसीजन को ओवरटर्न किया जिसमें यह माना गया था कि रॉयल्टी इज अ टैक्स। ये डिसीजन 7 जजेस की एक बेंच ने दिया था। रिसेंटली 1989 के इस डिसीजन को 9 जजेस की बेंच ने चेंज किया। कोर्ट ने इस डिसीजन में कॉन्सेप्ट के लेवल पर रॉयल्टी एंड टैक्स में डिफरेंस बताया है।
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 MMDRA के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग माइनिंग लीज होल्डर के द्वारा अगर कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो लैंड प्रोवाइड करने वाले पर्सन को रॉयल्टी मिलेगी। ये लैंड प्रोवाइड करने वाला कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई कॉरपोरेशन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी इज गिवन अंडर एन एग्रीमेंट। अगर लैंड प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है तो उसे भी रॉयल्टी मिलेगी, बट ये रॉयल्टी टैक्स से डिफरेंट है। टैक्स कलेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। IVF डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ जुलाई। इस दिन को 25th ऑफ जुलाई को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1978 में वर्ल्ड के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। द नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न थ्रू IVF इन द वर्ल्ड वाज लुइस जॉय ब्राउन। इस दिन को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे तमाम कपल्स के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है जिन्हें IVF की वजह से रिलीफ मिला। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक टाइप है जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को डील करने का एक तरीका है। इसमें एग को मेडिसिन एंड सर्जिकल मेथड्स के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है। In this, the female egg is fertilized with the male sperm in the lab. Also, fertilized egg को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। यूजुअली ऐसे कपल्स जो नेचुरली बेबी कंसीव नहीं कर पाते उनके ही एग एंड स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। बट इफ द बेबी हैज एनी प्रॉब्लम जो जेनेटिक है, एंड वो प्रॉब्लम बेबी को भी हो सकती है, एंड पेरेंट्स वांट टू काउंटर दिस, देन किसी दूसरे के एग या स्पर्म को यूज किया जाता है। IVF को लेकर एक मिथ है दैट इट इज यूज्ड ओनली फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी, बट IVF को मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक कंडीशन है जिसमें अ मदर कैन नॉट कंसीव नेचुरली। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, ओबेसिटी एंड डायबिटीज कपल्स में इनफर्टिलिटी इंक्रीज कर देती है। ओबेसिटी वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती है विच कॉजेज इनफर्टिलिटी। वहीं दूसरी तरफ ओबेसिटी इन मेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्पर्म काउंट। वी ऑल नो कि वर्ल्ड की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज है, बट रिसेंटली वर्ल्ड की कई कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है, जिसमें इंडिया भी है। फर्टिलिटी रेट का ये डिक्लाइन फ्यूचर में पॉपुलेशन डिक्लाइन का मेजर रीजन बनेगा। लोगों में इंक्रीज हो रही इनफर्टिलिटी भी इसका एक रीजन है। अमंग अदर कंट्रीज इटली, जापान एंड साउथ कोरिया प्रोमिनेंट हैं। साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड एट 0.9। रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.91 है, जो अब तक का सबसे लोवेस्ट है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक वुमेन की चाइल्ड बेयरिंग एज के एंड तक एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। अकॉर्डिंग टू द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इंडिया में डिक्लाइन हो रही पॉपुलेशन के कुछ रीजंस हैं। वन ऑफ दीज रीजंस इज दैट इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए कई एफर्ट्स किए गए। इसमें फैमिली प्लानिंग के कई मेथड्स के जरिए लोगों को 2 से ज्यादा बेबीज न करने के लिए इनकरेज किया जाता था। हेल्थ की फील्ड में वैक्सीनेशन जैसे मेथड से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है। पहले हेल्थ सर्विसेज वर नॉट गुड, सो द मोर्टेलिटी रेट वाज हाई। लोग इसलिए भी ज्यादा बेबीज चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि चाइल्डहुड में ही कुछ बच्चे इलनेस की वजह से मर जाएंगे। बट जब मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ, स्पेशली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन लोगों के बीच स्मॉल फैमिलीज का ट्रेंड इंक्रीज होने लगा। एक दूसरा रीजन है डेवलपमेंट। जैसे सोसाइटी डेवलप हुई जैसे वैसे ही ओल्ड एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने वाले बेनिफिट्स रिड्यूस होने लगे। डेवलपमेंट के साथ न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड इंक्रीज हुआ। पीपल लीव देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम्स। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स के बीच भी कम ही बच्चों की टेंडेंसी देखने को मिल रही है। भाई, जब ओल्ड एज में देयर इज नो सपोर्ट, देन व्हाई टू स्पेंड मनी ऑन हैविंग मोर चिल्ड्रन एंड देयर अपब्रिंगिंग। थर्ड रीजन है इंक्रीजिंग लिटरेसी अमंग वुमेन एंड वर्कफोर्स में इंक्रीज हो रहा उनका पार्टिसिपेशन। वुमेन अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं। नाउ दे डू नॉट कंसिडर हैविंग चिल्ड्रन एज एन इंपॉर्टेंट टास्क। To understand the importance of this news, consider a question asked in the year 2024. Question was, consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. Which of the above countries are often mentioned in the media for their low birth rate, aging population or declining population? 1, 2 and 4, 1, 3 and 5, only 2 and 4, only 3 and 5. रिसेंटली यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी इंडिया के विजिट पर थे। इस ओकेजन पर इंडिया एंड यूके के बीच एक नया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया।
इसका एम कोऑपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगी। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, एआई एंड सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। चिप डिजाइनिंग एंड एडवांस्ड पैकेजिंग इन सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक एग्रीमेंट किया गया है। आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कोई इजी टास्क नहीं है कि आज एक मशीन इंस्टॉल की और कल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। एंटायर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में अलग अलग लेवल्स पर कंपनीज काम करती हैं। ऑल दीज टुगेदर आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में 4 टाइप के प्रोसेसेस काम करते हैं: डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कंपनीज जिनके पास इन सभी की फैसिलिटी होती है उन्हें इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर यानी आईडीएम कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ सेमीकंडक्टर्स की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कंपनीज जो डिजाइनिंग में स्पेशलाइज्ड हैं उन्हें आईपी कंपनीज या फिर इंटेलेक्चुअल कंपनीज कहते हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक डिजाइन ब्लॉक्स टू आईडीएम कंपनीज। इसके रिटर्न में उन्हें रॉयल्टी मिलती है। ये सिर्फ डिजाइनिंग तक लिमिटेड होती हैं, ये प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती। इफ वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इंडिया में डिजाइनिंग कंपनीज हैं ही नहीं। इसके चलते गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई स्कीम भी लॉन्च की थी। इस इकोसिस्टम में एक और टाइप की कंपनीज होती हैं जिन्हें फैबलेस कहते हैं। दे ऑल्सो वर्क इन डिजाइनिंग, बट ये आईपी कंपनीज से डिफरेंट होती हैं। ये अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के लिए आउटसोर्स करवाती हैं, बट प्रोडक्ट्स को अपने नाम पर ही सेल करती हैं। अनदर टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड फाउंड्री। इनका स्पेशलाइजेशन केवल फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अनदर टाइप इज कॉल्ड ओसेट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पैकेजिंग एंड टेस्टिंग का काम होता है। ये एक तरह का फॉलो अप प्रोसेस है। एग्रीमेंट में क्लाइमेट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड में भी कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसमें इंडो पैसिफिक में डिफेंस एंड सिक्योरिटी के इशू पर भी एग्रीमेंट हुआ है। रिसेंटली यूके में जनरल इलेक्शंस हुए थे, आप जानते हैं। इसके बाद आफ्टर 14 ईयर्स लेबर पार्टी हैज कम टू द पावर। लेबर पार्टी के लीडर कियर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस नई गवर्नमेंट का मानना है कि वे इंडिया के साथ रिलेशंस को रीस्टार्ट एंड रीलॉन्च करेंगे। इसमें 2022 में इंडिया एंड यूके के बीच शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस पर ऑफिशियल टॉक्स को रीस्टार्ट करना भी शामिल है। न्यू गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिसाइड की गई प्रायोरिटीज को फुलफिल कर रही है। इंडिया के साथ एफटीए पर नेगोशिएशंस उनकी प्रायोरिटीज में शामिल है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज एरीपत्ती। वर्ड एरीपत्ती इंडिया में चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एरीपत्ती चोला एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आने वाला ऐसा लैंड होता था जिससे मिलने वाला रेवेन्यू अलग से विलेज रिजर्वायर के मेंटेनेंस के लिए स्पेंड किया जाता था। चलिए देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। बिहार असेंबली ने बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 को पास किया। इससे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक को मिलाकर जितनी भी दूसरी मेल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कर्ब करने के लिए लाया गया है। बिल के तहत सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे। मोरओवर इस बिल में मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन है, विच इंक्लूड्स 3 to 5 years ऑफ जेल एंड अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व्ड है तो उसे 1 crore रुपीस का फाइन देना होगा एंड उसकी सर्विस को 4 years के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस बार के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट किया था कि गवर्नमेंट एक क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी डेवलप करेगी। क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को क्लासिफाई करता है जिन्हें एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है। ये कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, नेट जीरो ट्रांजिशन प्लानिंग एंड क्लाइमेट डिस्क्लोजर। कई कंट्रीज ने या तो अपनी टैक्सोनॉमीज पर काम करना शुरू कर दिया है या उन्हें फाइनलाइज कर दिया है। साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा एंड मैक्सिको कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमीज डेवलप कर ली हैं।
इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए इंडिया ने इसके सेकंड फेज को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ट्रायल के सेकंड फेज में एडी यानी एडवांस्ड एरिया डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को टेस्ट किया गया। इस मिसाइल सिस्टम में डीआरडीओ की वेरियस लेबोरेटरीज द्वारा डेवलप की गई कई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ये 5000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल से डील करने में कैपेबल हैं। इसे लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इट मीन्स कि ये एंडो से लेकर लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी। लद्दाख की 58 पंचायत को टीबी फ्री पंचायत का स्टेटस मिल गया है। इसकी अनाउंसमेंट सेंट्रल टीबी डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने की। लास्ट ईयर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे पर टीबी फ्री पंचायत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इसका एम टीबी के चैलेंजेस के अगेंस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करना एंड इसके एलिमिनेशन में लोकल बॉडीज के एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। ये इनिशिएटिव टीबी फ्री इंडिया के गोल को अचीव करने में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सभी कंट्रीज ने 2030 तक 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट सेट किया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2025 तक अचीव करने का टारगेट रखा है। इंडियन नेवी के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन 2 एडवांस्ड शिप्स में से फर्स्ट त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया। ये शिप 125 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स है। इसे एडवांस्ड वेपन्स, सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से इक्विप किया गया है। ट्रिपुट उन 2 वॉरशिप्स का पार्ट है जिसे इंडिया इंडिजिनियसली रशिया के हेल्प से बना रहा है। ये शिप्स रशिया से एक्वायर की गई तलवार क्लास की शिप्स के सिमिलर होंगे। इन्हें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रशिया की हेल्प से इंडिजिनियसली बिल्ड किया जा रहा है। Now it's time to see questions based on the bulletin. The first question is, on which day World TB Day is celebrated? 24th March, 25th March, 26th March or 27th March? Second question is, Ganatantra Mandap, Ashoka Mandap, Amrit Udyan and Kartavya Path are related to which building? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट और प्रधानमंत्री संग्रहालय। Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. Question 1 was, consider the following countries: Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Somalia. How many of the above countries are part of the Horn of Africa? Only 1, only 2, only 3, all 4. Correct answer is option D, all 4. Second question was, Mongla port belongs to which country? Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius, Iran. Correct answer is option A, Bangladesh. तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस, ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQIS। थैंक्स।